सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल अपील 652 वर्ष 2012 में दिए फैसले से किया देश के नशा प्रबंधन एवं नियंत्रण तंत्र का पर्दाफाश। देश में नशे का कारोबार क्यों नहीं है नियंत्रण में? नशे के कारोबार में वृद्धि करती सरकारी नीति और सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रक्रियाएं। यहाँ पर दोनों जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार की नीति और सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रणाली। अब प्रश्न उठता है, क्यों विफल हो गया है देश का नशा प्रबंधन नियंत्रण तंत्र? क्यों खोखला हो चुका है देश का नशा प्रबंधन एवं नियंत्रण तंत्र? क्या सरकारी नीतियां और न्यायालयीन प्रक्रियाएं तो नहीं खोखला कर रही हैं देश के नशा प्रबंधन एवं नियंत्रण तंत्र को? ये अपील 652 वर्ष 2012 देश में खोखले हो चुके नशा प्रबंधन एवं नियंत्रण तंत्र का पर्दाफाश कर रही है। अब यहाँ पर विचारणीय प्रश्न है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा था और परखा था नोटबंदी पर सिफारिशों देने के पूर्व भारत में नशा कुप्रबंधन की रणनीतियों को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं परखा नोटबंदी पर सिफारिश देने के पूर्व कि नशा प्रबंधन व्यवस्था क्या है देश की, कौन जिम्मेदार है? यहां पर देखिए, इस प्रक्रिया को देखिए। दिनांक 3 जुलाई 2012 को फैसला दिया गया था। इसमें एक ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर क्या, दिशा निर्देश दिए गए थे और यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, व्हेन द अपील कम अप फॉर हियरिंग बिफोर अस। ये अपील इनके समक्ष आई थी। क्या संपूर्ण अपील आई थी? यहाँ पर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के दो जज रहे हैं, टी.एस. ठाकुर और ज्ञान सुधा मिश्रा, उनके पास ये पूरी अपील सुनने के लिए आई थी या कुछ विशेष मसले के लिए ही सुनवाई की गई थी? जबकि यहाँ पर कह रहा है पॉइंट नंबर 2, व्हेन दिस अपील कम अप फॉर हियरिंग बिफोर अस। तो क्या पूरी अपील आई थी? उस पर उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे। देखिए, टी.एस. ठाकुर उस समय के जो जज रहे, ज्ञान सुधा मिश्रा, दो जज थे, उन दोनों ने मिलकर इस अपील पर सुनवाई की। और आज देखिए, दिनांक 28 जनवरी 2016 को देखिए, ये फैसला आया 28 जनवरी 2016 को। इसी अपील पर ये जजमेंट हो चुका है और जजमेंट देने वाले दो जज रहे हैं। देखिए, टी.एस. ठाकुर और कुरियन जोसेफ, इन दोनों ने मिलके फैसला दिया और फैसला देने के बाद यहाँ पर एक अजीबोगरीब फैसला दिया गया। क्या उन्होंने पूरी अपील सुनी थी या कुछ विशेष मुद्दे पर ही अपील को सुना था? यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2, जजमेंट दे दिया गया, उसके बाद बोला गया लिस्ट द अपील फॉर फाइनल हियरिंग नाउ ऑन एन अर्ली डेट। जब फैसला हो चुका है पूरी अपील पर, तो क्या यहाँ पर फाइनल हियरिंग के लिए अर्ली लिस्ट किया जा सकता है? और यहाँ पर देखिए, क्या फैसला दे दिए जाने के पश्चात फाइनल हियरिंग लिस्ट किए जाने के अजीबोगरीब न्यायालयीन निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जा सकते हैं, जबकि वो पूरी अपील सुन रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ हिस्से के लिए उससे कोई राय मांगी गई है। यदि नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने फैसला दिए जाने के पश्चात क्यों दे डाला फाइनल हियरिंग शीघ्र लिस्ट किए जाने का दिशा निर्देश? हो सकता है, यहाँ पर संभावना है, लेकिन जब अपील पूरी ही इन दो जजों ने सुनी थी, फैसले के बाद अजीबोगरीब दिशा निर्देश देने वाले दो जजों में से एक जज वर्तमान में जो
टी.एस. ठाकुर हैं, जो जज हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, पदभार ग्रहण किए हुए। दो में से एक पदेन जज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस सीजेआई है। ये देखिए, क्या देश की सुप्रीम कोर्ट और राज्यों की हाईकोर्ट क्षेत्राधिकार के बाहर एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन कर तो नहीं रहे हैं, असंवैधानिक हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे हैं एक्ट में? विचारणीय प्रश्न है कि क्या अब उक्त क्रिमिनल अपील 652/2012 की जो अपील है 652/2012 की फाइनल हियरिंग हो चुकी है? यदि नहीं तो क्यों नहीं अभी तक फाइनल हियरिंग हुई है? और यदि फाइनल हियरिंग हो गई है तो क्या अपील कर्ता पर कैसी कार्रवाई संचालित की गई है? एक तरफ ये अपील पूरे देश के नशा कुप्रबंधन का खुलासा कर रही है, दूसरी तरफ न्यायालयीन दोषों को भी जग जाहिर कर रही है। उसका कारण ही है कि दिनांक 25/7/2016 को इस फैसले पर कार्रवाई भी संचालित की जा चुकी है। देखिए, अब प्रश्न ये है कि दोषी कौन? क्या केंद्र सरकार की नीतियां या फिर सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रणाली? और ये जो फैसले देने वाले जज हैं, जो आज वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर, क्या उन्होंने पर्दाफाश नहीं किया?